नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। हम यहां आपके लिए लेकर उपस्थित हुए एक स्पेशल प्रोग्राम। अब ये स्पेशल प्रोग्राम आखिर है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में इस प्रोग्राम का शिलान्यास करेंगे या प्रारंभ करेंगे। तो इस प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं IAS और PCS। ये टेस्ट सीरीज रहेगी। अब टेस्ट सीरीज कौन से रहेंगे? इसमें टेस्ट सीरीज जो अभी बहुत सारी कोचिंगें हैं, जो सम्मानित कोचिंगें हैं, आप सभी लोग उनके नाम जानते हैं। जैसे कि इसमें पहले नंबर पे जैसे हम बात कर लेते हैं तो इसमें दृष्टि आ जाती है, दृष्टि हो गई आपकी। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आपकी ध्येय हो गई। इसके अलावा आपकी GS वर्ड है, और इसके अलावा आपकी जो है लक्ष्य है। इसके साथ में आपकी मेक IAS है। इसके अलावा आपका फिजिक्स वाला है, और इसी में आपके जैसे कि एक कोचिंग और आती है, वो कौन आती है? स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आती है। और आपकी जो होती है संस्कृति। ये इतनी सारी, साथ में इसके अलावा अन्य भी बहुत सारी कोचिंग, मैनी प्लस कोचिंग हैं। तो इन सभी कोचिंगों की जो टेस्ट सीरीज करवाते हैं, किस लेवल की कराते हैं? ये कराते हैं IAS PCS। तो इन सभी टेस्टों के क्वेश्चंस को लेकर हम लोग लगभग 30,000 प्लस प्रश्न, कितने तो 30,000 प्लस प्रश्नों को हल करेंगे और इनको देखेंगे कि कैसे ये हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका GS पार्ट हो या फिर CSAT पार्ट हो। इसके अलावा अगर आपकी बात करते हैं, आपका एग्जाम होता है RO, और जो कि आयोग कौन सा कराता है? ये UP PCS कराता है, UP PCS। तो UP PCS आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो अब UP PCS और साथ में आपका जो होता है एग्जाम PCS का, इन दोनों को एक आयोग कराने के कारण क्वेश्चनों में जो होती है बहुत ज़्यादा समानता पाई जाती है। अभी 2024 का PCS आपका होने वाला है। PCS का एग्ज़ाम जो कि कब प्रस्तावित है? 17 मार्च को। तो जो व्यक्ति 2024 को टारगेट किए हुए हैं वो 17 मार्च को पेपर देंगे। 2025 को जो टारगेट किए हैं उसका कैलेंडर जब जारी होगा तो 2025 में। लेकिन ये जो प्रश्न है, अगर हम इन प्रश्नों को करेंगे तो हमारे जो GS पार्ट वाले प्रश्न होते हैं, GS पार्ट के प्रश्न, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। ये प्रश्न हमेशा आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। करंट आपका चेंज हो जाता है तो करंट हम लोग अलग से कर लेंगे। बाकी यही सारे प्रश्नों को हम लोग देखते रहेंगे और उनकी कमियों को समझते रहेंगे कि इस प्रश्न में आखिर कौन सी कमी रह गई है और इस प्रश्न को कैसे हमें टैकल करना है। अगर मान लीजिए हमें वहाँ पे डाटा नहीं पता तो क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? कोई उसकी एक सामान्य विधि है? तो इन सभी चीज़ों पे बातचीत करेंगे। इसको हम करेंगे कैसे? तो इसको हम प्रति वीडियो में, मतलब एक बार में सिर्फ आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा बर्डन नहीं डालेंगे। एक बार में सिर्फ आपको 25 प्रश्नों को करना है। आपको दिन में एक वीडियो या 2 वीडियो प्रतिदिन मिलता रहेगा और 25 प्रश्न ही रहेंगे। यह है कि उनको आप देखिए, उनके जो विश्लेषण बताया जा रहा है, विश्लेषण पे आप अच्छे से ध्यान कीजिए, उनका नोट्स बनाइए। ये स्पेशल उनके लिए जहाँ पे ये सारी टेस्ट सीरीज नहीं पहुँच पाती, ले और क्या उनको तैयारी करने का हक नहीं है? उनको भी है, उनको भी पढ़ने का हक है। तो वो सभी लोग पढ़ेंगे और इसी को उद्देश्य रखते हुए आपको ये हम उपलब्ध कराएंगे। और ये हर वीडियो में 25 प्रश्नों को हम देखेंगे। इसी के साथ में आपका जो बेस होता है NCERT के सभी सब्जेक्ट हम आपको कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट NCERT के सभी सब्जेक्ट कितने क्लास से लेके 6 से लेके 12 तक का, जितनी भी NCERT हो उन सभी के छोटे छोटे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और इसके साथ में आपको हम एक अपना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, वो हो तो का कौन सा? तो पॉलिटी होगा और पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स, ये मेरा सब्जेक्ट होगा। मैं आपको इसको देखूंगा। साथ में इकोनॉमिक्स भी मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन इकोनॉमिक्स की बात हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन इतनी 2 चीज़ें लेके चलेंगे। तो दोस्तों, आज जो हम लोग बातचीत करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ये होगी दृष्टि के टेस्ट 1 से लेके, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जरूरी नहीं हम बीच में चेंज करते रहेंगे कि कौन सी कब स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ, धीरे धीरे सभी का लगभग हम लोग करते रहेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं, प्रारंभ करते हैं अपने आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या है।
तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये है दृष्टि का जो है 2024 का एक स्पीच टेस्ट हुआ था। कौन सा? टेस्ट नंबर 1। टेस्ट नंबर 1 हुआ था। तो टेस्ट नंबर 1 के इसमें हम ये भाग 1 है। भाग 1 में हम लोग डिस्कशन किनका करेंगे? सिर्फ 25 प्रश्नों को करेंगे। 25 प्रश्नों को करेंगे भाग 1 के अंतर्गत। तो भाग 1 में 25 प्रश्न देख लेंगे। साथ ही में जब भाग 2 हम लोगों का आएगा तो उसमें हम लोग आगे के 25 प्रश्न देखेंगे। तो इसी तरह से धीरे 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 क्रमिक रूप में हम लोग इन सारे प्रश्नों को करेंगे। मतलब इन सारे प्रश्नों को आपको एक साथ नहीं करना, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इन सभी वीडियोज़ को मिलाकर मैं आपको लास्ट में एक वीडियो ऐसा जरूर दूंगा कि आप उसको आराम से कर सकते हैं। एक साथ में सारे वीडियो देख लेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, प्रारंभ करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न आखिर कौन सा है। थोड़ा सा जूम आउट कर ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रश्न एकदम क्लियर दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप कमेंट में जरूर मार्क कीजिएगा, मैं इसको और अच्छे से प्रेजेंट करूंगा। हमारा प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि, हमारा प्रश्न है इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। यहाँ पे सही की बात कर रहा है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सही नहीं है, लेकिन इस नहीं को हम लोग मिस कर देते हैं। जिससे कि नहीं को मिस कर देंगे तो क्वेश्चन का पूरा पैटर्न ही बदल जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है, प्रश्न को बहुत क्लियरली पढ़ना है कि सही नहीं है। इलाहाबाद के संदर्भ, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पहली चीज तो प्रश्न है, ये भी आप जान लीजिए किसका है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का है। और ये इलाहाबाद संधि के बारे में बात की जा रही है। जब, कब की? जब जो है इलाहाबाद के सम्राट शाह आलम द्वितीय और नवाब शुजा-उद-दौला के साथ जो है ये समझौता होता है। साथ ही चलते हैं, हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या जो है चीज़ें सही हैं। पहला है इलाहाबाद और कड़ा दो प्रांत हुआ करते थे। हम अब इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में इस चीज़ को देखेंगे कि तब प्रांतों की बात होती थी, तब ऐसे राज्य नहीं थे। तो इलाहाबाद और कड़ा दो ऐसे, एक अवध का क्षेत्र था, ने सम्राट शाह आलम द्वितीय ने, इलाहाबाद और कड़ा ने सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। आखिर क्या हुआ? जो इलाहाबाद की संधि हुई थी तो क्या उसमें हुआ था, इलाहाबाद और कड़ा को, यहाँ पे जैसे क्या होगा, को सम्राट ने होगा, यहाँ पे ने लगा हुआ है भाई, इसको क्या हो जाएगा, तो को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। अगली भी बात करते हैं। शाह आलम द्वितीय ने युद्ध खर्च की भरपाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी देने का फरमान जारी करने की सहमति व्यक्त की। तो अब विकल्प की बात कर लेते हैं। विकल्प क्या? केवल एक सही है, मतलब सही उत्तर को चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही, या फिर ना तो एक सही ना तो दो सही। अब इनमें बात करते हैं क्या ये दोनों सही हैं। जैसे कि पहली चीज पे बात करते हैं, इलाहाबाद और कड़ा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी ये किसके बीच हुए थे? तो ये नवाब शुजा-उद-दौला ने जो है किया था। किसके साथ? तो ये सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ किया था। और इसमें किसने? जो नवाब शुजा-उद-दौला थे, तो इन्होंने इलाहाबाद और कड़ा दोनों को किसको सौंपने की बात की थी? शाह आलम द्वितीय को सौंपने की बात की थी। साथ ही में कंपनी का जो युद्ध था, जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थे, युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख, कितना? 50 लाख रुपए देने का भी सहमति व्यक्त की थी। तो ये आपका सही है, एक विकल्प आपका सही हो जाएगा। पहला मतलब तो पहला ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं, शाह आलम द्वितीय ने युद्ध खर्च की भरपाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में बिहार की दीवानी देने का जो है क्या किया? फरमान जारी किया। तो ऐसा नहीं है, शाह आलम द्वितीय जो थे इन्होंने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान की बात की थी। कितनी? तो 26 लाख प्रति वर्ष वार्षिक की बात की थी। वार्षिक खर्च की बात की थी कि वार्षिक खर्च दिया जाएगा। और साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा
की दीवानी देने का फरमान जारी करने की सहमति व्यक्त की थी। किसका किसका? तो इसमें कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी किया था। बल्कि ये युद्ध की भरपाई के लिए दिया खर्च के लिए तो अलग चीज़ थी। तो इसका सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। चलते हैं देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हम पहले स्टार्टिंग में तो थोड़ा स्लो चल रहे हैं, बाद में हम इन क्वेश्चनों को और डिटेल्स में जानेंगे, डिटेल्स में समझेंगे, पढ़ेंगे। हमारा ये है अगला प्रश्न 2, निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके अधिनियमन के वर्ष के संबंध में कालानुक्रम, मतलब काल को सेट करना है, एज को आपको सेट करना है अकॉर्डिंग देयर एज, क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। विकल्प क्या है आपके? कारखाना अधिनियम, शारदा अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम। तो इसका कौन सा सही होगा आप लोगों को ये बताना है। जैसे कि बात करते हैं पहली चीज़ कारखाना अधिनियम। तो कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 1947 में। बात करें शारदा विवाह अधिनियम, तो शारदा एक्ट सभी लोगों को पता है, ये बहुत चर्चित एक्ट है, ये विवाह से संबंधित है। ये कब पारित किया गया? तो ये 1929 में पारित किया। इसमें जो है एज की को निर्धारित किया गया था कि एज क्या होगी शादी के लिए, लड़कों की और लड़कियों की। दहेज निषेध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम जो है ये लागू किया गया है देश की आज़ादी के बाद, जब महिलाओं का शोषण किया जाने लगा दहेज के लिए। अब आगे बात करते हैं, तो ये विशेष विवाह अधिनियम है। तो विशेष विवाह अधिनियम को कब लागू किया गया? तो ये 1954 को लागू किया गया। तो अब इन सभी को क्रम के हिसाब से सेट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा शारदा अधिनियम, मतलब फर्स्ट पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका शारदा नियम। तो सेकंड किस में दिया गया? सेकंड इसमें नहीं दिया गया, ये कट जाएगा। सेकंड इसमें दिया गया, इसमें दिया गया, इसमें दिया गया। तो ये अभी अब 3 विकल्प आपके पास बचे हुए हैं। ये देखिए ये दिया गया है सेकंड नंबर। आगे की बात करते हैं 19 के बाद क्या आता है? 47। तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम का अर्थ होता है कि आपका क्या हो जाएगा कि फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो फर्स्ट देखते हैं, ये पहले हम लोग काट चुके हैं। इसमें देख ले रहे हैं, इसमें फर्स्ट दिया गया है, इसमें थर्ड दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी कट जाएगा हमारा। इसमें फोर्थ दिया गया तो ये भी कट जाएगा। बचेगा हमारा क्या? ये बचेगा। तो हमारा अभी एक ही विकल्प बच रहा है, बी विकल्प बच रहा है। और बी विकल्प के बाद जैसे चौथा दिया गया है कब? 1954, और साथ में तीसरा भी देख लेते हैं तो 1961। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो इस तरह से हमें इन प्रश्नों को टैकल करना है कि मतलब एक क्रम में, एक मिले उसको सेट कर लो काट दो, एक मिले सेट कर लो काट दो, इस तरह से। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन ऐसा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाया था? इसमें बात कर रहा है कहाँ पे? तो ये ब्रिटिश अधिकारी ने बिहार की बात कर रहा है। बिहार में आखिर किसने दबाया था? तो बिहार में पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि पहले विकल्प देख लेते हैं, जॉन निकोलसन, जनरल ह्यूरोज, सर कॉलिन कैंपवेल या विलियम टेलर। अब जैसे बात करते हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें क्या दो चीज़ें महत्वपूर्ण थी। कौन सी दो चीज़ें महत्वपूर्ण थी? तो दो चीज़ें ये महत्वपूर्ण थी कि आपका पहली चीज़ कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों ने, भारतीय लोगों ने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया और उसको दबाने के लिए ब्रिटेन के जो अधिकारी थे वो अलग अलग नियुक्त किए गए। जैसे कि बिहार की बात करें तो बिहार का प्रतिनिधित्व तो भारत की तरफ से कौन आखिर कर रहा था? तो भारत की तरफ से कर रहे थे कुंवर सिंह। आपको ये भी याद रखना, आपका यही प्रश्न की जगह पे ये पूछ सकता है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने बिहार में दबाया था। ये भी पूछ सकता है किस भारतीय ने जो है 1857 में बिहार का प्रतिनिधित्व किया। तो प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। अब इसको दबाया किसने था? तो इसको दबाया था विलियम टेलर ने। आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब इसके अलावा जैसे बात कर लेते हैं अन्य जगहों की, तो अन्य जगहों पे जैसे इसमें दिया गया किसका? जॉन निकोलसन का। तो इसने कहाँ दबाया था? तो ये दिल्ली में था। जॉन निकोलसन कहाँ था? दिल्ली में था। और जनरल ह्यूरोज खान, तो जनरल ह्यूरोज कहाँ पे था? तो ये झांसी में था। झांसी सभी को पता है। इसी ने कहा था कि जो है सभी मर्दों में एक ही मर्द है। ओ महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोला था, क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे वहाँ पे झांसी और ग्वालियर में इन्होंने इसका किया था, प्रतिनिधित्व किया था। अब जैसे कैंपवेल की बात करते हैं तो कैंपवेल ने 2 जगह किया है। कहाँ कहाँ पे? तो कैंपवेल ने बरेली और कहाँ पे? कानपुर, 2 जगह पे। अब कैंपवेल की बात करते हैं तो कानपुर और बरेली, ये 2 स्थानों पे इसने प्रतिनिधित्व
किया। तो यहाँ पे जो हमसे पूछा गया था इसके बिहार के बारे में पूछा गया था, तो बिहार का हम लोग किसको टिक कर देंगे, विलियम टेलर को कर देंगे। इसके अलावा अन्य चीज़ें की बात करते हैं, अगर जैसे कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं, तो दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय भारतीय नेता थे और जॉन निकोलसन ने उसको दबाया था। लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में बेगम हजरत महल थी और हेनरी लॉरेंस ने यहाँ पे इसको दबाया था। कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में नाना साहब थे और सर कार्लिन कैंपवेल वहाँ पे उन्होंने दबाया था। झांसी और ग्वालियर का हम लोगों ने बात कर ली है। बरेली का खान बहादुर खान थे, वहाँ कार्लिन कैंपवेल था। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली थे और कर्नल ओंसिल ने जो है उसको दबाया था। तो ये हमारा प्रश्न हो जाता है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये देखिए आपका ये दिया गया है इल्बर्ट बिल। पहली चीज प्रश्न है, सूची 1 और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 घटनाएं दी गई हैं, सूची सेकंड नीचे दी गई होगी, जिसमें आपको ये बताया गया होगा कि जो है सूची सेकंड देख ले रहे हैं, सूची सेकंड ये दिया गया है। अब पहले एक चीज़ हम देख ले रहे हैं क्योंकि पूरा एक पेज में नहीं आ रहा। इल्बर्ट बिल की बात कर रहा, काकोरी षड्यंत्र, लखनऊ समझौता या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो इसमें जैसे कि बात करते हैं इल्बर्ट बिल, तो इल्बर्ट बिल किससे संबंधित था, ये नीचे जाके देखते हैं हम लोग। नीचे ये देखिए, चलिए हम यहीं पे देख ले रहे हैं, एक ही तरह जगह पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। लॉर्ड वेवल, पहली बात आ गई है लॉर्ड वेवल की। तो लॉर्ड वेवल किस चीज़ से संबंधित था, तो लॉर्ड वेवल संबंधित था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस से। किससे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ऊपर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस से संबंधित था। दूसरे की बात करते हैं, जो दूसरा आपका दिया गया है चेम्सफोर्ड, तो ये लखनऊ से संबंधित है, लखनऊ संधि। किससे, तो लखनऊ संधि से संबंधित है। अगले की बात करते हैं लॉर्ड रीडिंग, तो ये काकोरी कांड से संबंधित है, काकोरी कांड। और लॉर्ड रिपन की बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है इल्बर्ट बिल से, इल्बर्ट बिल से संबंधित है। अब चलते हैं देखते हैं कि कौन किससे सुमेलित है। जैसे कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हो गया और लखनऊ संधि हो गया, काकोरी कांड हो गया, इल्बर्ट बिल हो गया, तो ये आपका इस तरह से संबंधित है। इसका पहले पे है क्या, लॉर्ड वेवल कहा जाएगा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये डी विकल्प होगा, पहले का डी, मतलब डी का फर्स्ट। तो डी का फर्स्ट देख ले रहे हैं, डी का फर्स्ट इसमें दिया गया है। तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि किसी अन्य में ये चीज़ नहीं दी गई। देखिए आप, इसमें डी का ए दिया गया, 1 दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अगर आपको एक पता है कि भाई क्या इल्बर्ट बिल को किसने लाया था, लॉर्ड रिपन ने लाया था, तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। ये आपका विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। हम चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित था। आपका विकल्प दिया गया है पी कृष्णा पिल्लाई, के जी मसूरवाला, के कल्पक्कम या मतंगिनी हजारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आखिर ये जो वाइकोम सत्याग्रह है ये क्यों हुआ था, कब हुआ था, तो इसीलिए जो है अब इसकी बात करते हैं। तो इसका जो वैसे पहले सही आंसर है, ये इसका सही आंसर है सी, के कल्पक्कम जो है इसके सही, मतलब उनकी अगुवाई में मतलब सत्याग्रह संबंधित था। और साथ ही में ये क्यों हुआ, तो ये त्रावणकोर में कुछ सबसे कठोर, परिष्कृत और क्रूर सामाजिक मानदंड, मतलब जिसको रीति रिवाज कहते हैं, उनके लिए जो है ये हुआ था। और साथ ही में ये 30 मार्च 1924 को केवल मंदिर में प्रवेश पर, बल्कि मंदिरों के आसपास भी सड़कों पर चलने पर भी प्रतिबंध जो लगे थे उनके लेकर ये हुआ था। और के.पी. केशव मेनन जो केरल प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन सचिव थे,
और साथ ही में के कल्पक्कम, जिन्हें केरल गांधी के नाम से भी जाना जाता है, वाइकोम सत्याग्रह का अग्रदूत माना जाता है। किसको किसको माना जाता है? तो केपी केशव मेनन, यहाँ पे एक लोगों का और नाम याद रखिए, केपी केशव मेनन, केपी केशव मेनन और साथ ही में कल्पक्कम, इन दोनों लोगों को इसका अग्रदूत माना जाता है वाइकोम सत्याग्रह का। तो साथ ही में अगर बात करते हैं 2024 में, तो 2024 में इम्पोर्टेंट क्यों है आखिर? तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2024 में इसका वर्ष पूरा हो रहा है, मतलब 100 वर्ष इसके पूरे हो रहे हैं। कितने? तो 100 वर्ष में पूरे हो रहे हैं, वार्षिक शताब्दी है, तो इसीलिए शताब्दी वर्ष है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या किससे संबंधित? के कल्पक्कम और केपी केशव मेनन। चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, उन कथनों को 1 और 2 को प्रदर्शित किया गया है। कथन क्या है? पहली चीज कथन पढ़ते हैं। डच और ईस्ट इंडिया कंपनियों के दोनों ने मसूलीपट्टनम शहर को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पहला विकल्प आपका दिया गया है। दूसरे की बात करते हैं कि यह 17वीं शताब्दी में पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। तो अब इसका कौन सा सही है, बताइए भैया। जैसे कि बात करते हैं मसूलीपट्टनम की, तो मसूलीपट्टनम कृष्णा नदी के डेल्टा पे स्थित है। पहली चीज तो जो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये कृष्णा नदी पे, कृष्णा नदी के डेल्टा पे स्थित है। और 17वीं जो शताब्दी की बात इसमें की गई है, तो 17वीं शताब्दी में कहीं ना कहीं ये एक आर्थिक गतिविधि का केंद्र था। और जो आपका ये था डच और ईस्ट इंडिया कंपनी था, ये दोनों ही इस पे कब्जा करना चाहते थे। मतलब ये एक तरह से सही, क्योंकि कोई भी व्यापारिक कंपनी है, अगर कोई शहर आर्थिक गतिविधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो उस पर जाहिर सी बात है कब्जा करेगा। तो कब्जा करने के लिए दोनों कंपनियां इसके पीछे पड़ी थी। और साथ ही में अगर आगे बात करते हैं, तो ये जो 17वीं शताब्दी में पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है, क्योंकि यह जो है आंध्र तट का है, ना कि आपका पश्चिमी तट का है। तो इसका आपका आर गलत हो जाएगा, मतलब ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही क्या होगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब ए आपका सिर्फ सही है, कथन सही है, बाकी आपका गलत है। तो देख ले रहे हैं ए किस में दिया गया, ए सत्य है किंतु आर गलत है, तो इसका सी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं, हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है? सब नहीं, देखिए जो शब्द आ गया जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित नहीं। बंगाल का विभाजन, भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन, अकाल आयोग का गठन या फिर हंटर आयोग का गठन। तो लॉर्ड कर्जन के काल से कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसका सही कौन सा है? हंटर आयोग। हंटर आयोग का गठन जो हुआ था इसी संबंधित नहीं है, क्योंकि हंटर आयोग का जो है गठन जो हुआ था कि शैक्षिक प्रगति, मतलब जो शिक्षा के लिए संबंधित था। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि हंटर आयोग किससे संबंधित था, तो ये शिक्षा से संबंधित था। और ये कब गठन किया गया था? तो ये 1882 में किया गया था। कब? 1882 में किया गया था। और इसकी नियुक्ति W हंटर के उसमें किया गया था। और इसकी जो सिफारिशें थी वो क्या थी? सिफारिशें जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर केंद्रित थी, मतलब पूरी तरह से शिक्षा पे केंद्रित है। तो ये आपको याद रखना, हंटर आयोग का गठन शिक्षा से संबंधित था और ये 1882 में गठित किया गया था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलते हैं, देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। आखिर हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। उन्हें स्वराज पार्टी के गठन में भी भाग लिया। तो इसमें आपको टिक करना कि कौन कौन सा सही है। तो पहली चीज तो क्या 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी? तो पहली चीज हाँ, इन्होंने की थी। ये जो है जो लोग थे उनके कल्याण के लिए सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की गठन किया था। साथ ही में ये जो स्वराज पार्टी के गठन के समय देश बंधु चित्तरंजन दास ने वर्ष 2022 में 1922 में जब पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय के साथ में स्वराज पार्टी के गठन को भी जो है
मतलब एक सहयोग प्रदान किया था। तो ये इन्होंने इसमें भागीदारी रहे थे। तो आपका ये भी सही हो जाएगा, आपका ये भी सही हो जाएगा, और मतलब आपका क्या सही हो जाएगा, आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। ए और दो दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न, श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत से पहले भारत का पहला श्रमिक नेता किसे माना जाता है? विकल्प है नारायण मखाजी लोखंडे, लाला लाजपत राय, बीपी वाडिया, सोराबजी सपूरजी बंगाली। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नारायण मखाजी लोखंडे को जो है कहीं ना कहीं श्रमिक संघ आंदोलन के शुरुआती भारत का पहला श्रमिक नेता माना जाता है, क्योंकि वर्ष 1890 के आसपास एम लोखंडे ने बॉम्बे मिल्स हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो भारत का पहला संगठित श्रमिक संघ था। तो आपको ये याद रखना है कि पहला अगर बात करते हैं तो बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की थी किसने? तो नारायण मखाजी लोखंडे ने। और साथ ही में इन्होंने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना के साथ दीनबंध नामक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया था। किसका? तो दीनबंध नामक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ में चलते हैं, अगर अब आगे बात करते हैं तो बीपी वाडिया ने वर्ष 1918 में मद्रास श्रमिक संघ का गठन किया था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला किसे माना जाता है? तो नारायण मखाजी लोखंडे को माना जाता है। हम चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। जमींदारी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहली चीज, नहीं की बात कर रहा, नहीं पूछ रहा है। इसने निश्चित किराया या अधिभोग अधिकारों के प्रावधान के बिना सदस्यों को भूमि अधिकारों को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। इसे वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से पेश किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता था। यह बंगाल, बिहार और ओडिशा में प्रचलित था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि बात करते हैं ये कहाँ कहाँ लागू किया गया था, कब लागू किया गया था, तो इसके बारे में एक अगर सिंपल जमींदारी प्रथा की बात करते हैं तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, जैसे कि पहली बात से हो तो कब लागू किया गया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लागू किया गया था। कब? तो 1793 में ईस्वी में लागू किया गया था। ये यहाँ पे दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। तो आपका ये कहीं ना कहीं ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट आपका सही हो जाएगा। इसमें नहीं की बात कर रहा कि कौन सा सही नहीं है के माध्यम से। और साथ ही में ये किराए, अधिभोग और अधिकारों का जो प्रावधान था ये बिना सदस्यों के भूमि अधिकारों के स्थायी रूप से स्थापित किया गया था, क्योंकि इसको स्थायी बंदोबस्त ही किया गया जमींदारी पर था, तो स्थायी था। तो आपका ये भी सही हो जाएगा। इस व्यवस्था के अंदर सीधे किसानों, जैसे इसमें बात किया गया सीधे किसानों से, तो इन्हें सीधे किसानों से नहीं किया गया था। ये किसको किया गया था? तो जमींदार जो था ये एक बिचौलिया था। अब वो बिचौलिया मतलब वो जमींदारों किसानों से वसूलते थे, इसका किसानों से कौन लेता था? किसानों से कंपनी लेती थी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका सही हो जाएगा। बाकी आपका ये पॉइंट सही है, मतलब ये आपका पॉइंट फैक्ट के हिसाब से गलत है, इसीलिए ये इसमें नहीं पूछा गया, तो ये आपका सही हो जाएगा। आपका ये भी विकल्प नहीं सही, ये भी नहीं सही, आपका ये भी नहीं सही। आपका आंसर राइट कौन सा होगा? सी आंसर इज द राइट आंसर। चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। अभी थोड़ा हम लोग स्लो चल रहे हैं ताकि आप लोग एक फॉर्म में आ जाइए। जब फॉर्म में आप लोग आ जाएंगे इसके बाद तो हम लोग एकदम खींचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस AITUC के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। लाला लाजपत राय को AITUC अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के पहले महासचिव के रूप में चुना गया। और आगे बात करते हैं क्या है, तो कांग्रेस के वर्ष 1922 में गया अधिवेशन में अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के गठन का स्वागत किया गया एवं इसकी सहायता के लिए एक समिति का भी गठन किया गया। तो आपका ये सही है। आपका जो विकल्प 2 है, मतलब पॉइंट नंबर 2 है, ये आपका सही है कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं कि महासचिव की बात करते हैं तो स्थापना जो अखिल भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1920 में। और लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? लाला लाजपत राय जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ना कि महासचिव थे।
क्या थे? तो इसके अध्यक्ष थे। और महासचिव की बात करते हैं तो महासचिव कौन था इसके पहले? तो ये दीवान चमन लाल थे। दीवान चमन लाल, ये इसके पहले महासचिव थे। तो आपका ये पॉइंट गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें लाला लाजपत राय को महासचिव बनाया गया, बल्कि ये अध्यक्ष थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला है मिलान करने के लिए आपको सेट करना है काल के हिसाब से। यही प्रश्न दिया गया है, जो उसका एरा है उसके हिसाब से सेट करना। काल का नाम के साथ पहला है हंटर शिक्षा आयोग, चार्ल्स वुड डिस्पैच, ली आयोग या फिर रैले आयोग। तो इसमें अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कब लागू की गई। जैसे कि पहली बात चीज़ यहाँ पे क्या आ जाती है, तो पहला इसमें आपका जो विकल्प आता है चार्ल्स हंटर शिक्षा आयोग। तो हंटर शिक्षा आयोग अभी हम जब पीछे एक क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। कब किया गया था? तो ये किया गया था 1882 में। करने का उद्देश्य क्या था? कि उद्देश्य था जो शिक्षा था, शिक्षा के लिए संबंधित जो है काम करना था। इसी ने वुड डिस्पैच को क्रियान्वयन किया था, मतलब वुड डिस्पैच को लाया था कि आपकी शिक्षा आगे कैसी चलेगी, जिसमें 1 लाख रुपए खर्च करने वगैरह वगैरह की बात की गई थी। वो हम लोग अलग से देखेंगे। अगला था चार्ल्स वुड डिस्पैच। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच कब किया गया? तो ये आपका किया गया था 1854 में। इसको भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और इसी के आधार पर हंटर शिक्षा आयोग को लाया गया था। जो उद्देश्य क्या था कि जो ये शिक्षा आयोग मतलब चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया था, उसी के उद्देश्यों की पूर्ति। उद्देश्य क्या था इसका अगर बात करते हैं तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इसी के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हंटर शिक्षा आयोग को बाद में 1882 में गठित किया गया। अब आगे की बात करते हैं, जैसे कि इसमें ली आयोग की दिया गया। तो ली आयोग कब लगाया गया था? तो ये ली आयोग लगाया गया था 1924 में। और इसको क्यों किया गया था? तो इसमें इसलिए किया गया था एक श्रेष्ठ नस्ल की, जैसे कि नस्ल भेद आप लोगों ने सुना होगा, तो ये वही है कि एक श्रेष्ठ नस्ल के जो है सिविल सर्विस आ सके, मतलब सिविल सेवक जो है आ सकें, तो उसके जांच के लिए किया गया था। अब जैसे रैले आयोग की बात करते हैं, तो रैले आयोग कब आया था? तो ये 1902 में आया था। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना हुई थी थॉमस रैले की अध्यक्षता में, जो भारत में विश्वविद्यालयों की स्थिति के संबंधित जांच करना था। अब इसमें 3 की बात करते हैं, तो 3 जो आपके शिक्षा से संबंधित है, जो आपका चौथा है ली आयोग, ये आपका सिविल सेवा से संबंधित है। अगर आपसे पूछा था तो आप ये भी बता सकते हैं। मैंने यहाँ पे कई सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो अब इसको क्रम में सेट कर लेते हैं। क्रम में पहला क्या हो जाएगा? 1854 चार्ल्स वुड डिस्पैच, मतलब फर्स्ट पे आ जाएगा क्या? सेकंड आ जाएगा। तो सेकंड किस में दिया गया? इसमें नहीं दिया गया, तो ये आपका कट जाएगा। सेकंड इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया, तो ये भी कट जाएगा। 2 विकल्प आपके कट गए, बचे आपके 2। ठीक, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला 54 के बाद क्या है? 82 है। 1882 मतलब हंटर आयोग को पहला पेस्ट रखा गया है। पहला इसमें भी दिया गया है, मतलब ये देखिए दूसरा दिया गया, पहला दिया गया, दूसरा दिया गया, पहला दिया गया। अब इसमें आपको एक विकल्प और देखना है कि अगला कौन सा है। तो अगला जो है 1882 के बाद कौन सा आ जाता है? 1902 रैले के आयोग, ये चौथे स्थान पे आ जाएगा। तो देखिए चौथे स्थान पे इसमें दिया गया है, लेकिन इसमें नहीं दिया गया, तो ये आपका कट जाएगा। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आंसर आपका सही हो जाएगा। हमेशा जो कालानुक्रम हो या मिलाने वाले प्रश्न हो, उनको आपको ऐसे ही हल करना है, ऐसे ही करना है, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, पबना विद्रोह संबंधित है जमींदारों की दमनकारी नीतियों से, पबना में कानून व्यवस्था का अभाव से, दलित वर्ग का आंदोलन से, या फिर सांप्रदायिक दंगों से। तो ये भाई किससे संबंधित है अगर बात करते हैं, तो ये जमींदारों की जो दमनकारी नीतियां थीं उनसे संबंधित है। विकल्प ए सही है, क्योंकि जब 1793 में जमींदारी व्यवस्था लाई गई तो उससे बड़े बड़े जमींदार हुए,
जो कि कहीं रहते अलग थे। पैसे की वजह से उन्होंने उस जमींदारी को प्राप्त कर लिया, लेकिन जब वहाँ पे उनसे कर वसूलने की बात आई किसानों से, तो उन्होंने इतनी सख्ती से वसूला कि किसान के अगर अनाज उत्पन्न नहीं भी हो रहा तब भी उनको किया जाता था। तो इसीलिए जो है कहीं ना कहीं जमींदारों की दमनकारी नीतियों से संबंधित है पबना विद्रोह, जो कि पबना जिले में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1873 में हुआ था। कब? तो 1873 ईस्वी में पबना जिले में हुआ था। ये यूसुफ शाही परगना के एक एग्रियन लीग था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला है यूपी किसान सभा। यूपी किसान सभा का गठन किया गया, विकल्प आपका दिया गया है 1907 में, 1915 में, 1918 में या फिर 1921 में। तो आपका सही होगा यूपी किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो यूपी किसान सभा का गठन किया गया था 1918 में। कब? तो 1918 में। कहाँ किया गया था? तो ये लखनऊ में किया गया था। अपने लखनऊ उत्तर प्रदेश की किसान सभा स्थापित की गई थी। किसने किया था? अब जैसे यहाँ से आपको पूछ लेता है किसने किया गया था, किसने किया था, तो इंद्र नारायण द्विवेदी। इंद्र नारायण द्विवेदी हो जाते हैं। साथ में कौन और कौन इसमें शामिल था? तो इसमें शामिल थे गौरी शंकर मिश्र, और एक व्यक्ति और शामिल थे। वो कौन थे? मदन मोहन मालवीय। दोस्तों मेरी राइटिंग कम अच्छी है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर लिखता नहीं बनता है सही से स्क्रीन पे। ठीक है, तो यूपी किसान सभा कहाँ गठित की गई थी? लखनऊ में। कब किया गया था? तो 1918 में। किसने किया था? इंद्र नारायण द्विवेदी ने, गौरी शंकर मिश्र ने और मदन मोहन मालवीय ने। और साथ ही में एक वर्ष में मात्र, अगर बात करते एक वर्ष में 1919 तक का लगभग किसान सभा की 450 शाखाएं हो गई थी। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी, इतनी चीज़ें आपकी फैक्ट है। चलते हैं, देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है वारेन हेस्टिंग ने निम्नलिखित उद्देश्यों से कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। विकल्प आपके क्या है? भारत में प्राच्य शिक्षा में रुचि को पुनर्जीवित करना, कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों को तैयार करना, स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देना, बेहतर प्रशासन के लिए ब्रिटिश नागरिकों को मुस्लिम रीति रिवाजों कानूनों में प्रशिक्षित करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आखिर वारेन हेस्टिंग ने जो उद्देश्य था कलकत्ता मदरसा स्थापित करने का, वो क्या था? कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों का जन्म हो सके, योग्य भारतीयों को बनाया जा सके। इसलिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो है किसने की थी? तो वारेन हेस्टिंग ने की थी। कब की थी? तो 1781 में मुस्लिम कानूनों से संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए की था। किसके संबंधित? तो मुस्लिम कानून जो थे उनसे संबंधित थे, मुस्लिम कानूनों के अध्ययन के लिए। किया गया था। साथ ही में हिंदू कानून के दर्शन और अध्ययन के लिए कब किया गया था? तो 1791 में। इसके 10 वर्ष बाद। कब? 1791 में। कहाँ पे? तो बनारस, जिसको हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं, बनारस विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। बनारस विश्वविद्यालय का किया था। इसका किसने किया था? तो इसका जोनाथन डंकन ने किया था। जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना, क्योंकि ये पूछा जाता है किसके अधीन किया गया था। कलकत्ता मदरसा, वारेन हेस्टिंग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। तो आपको ये चीज़ें याद रखना। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा नंबर है 16। सांप्रदायिक पंचाट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? यह लोथियन समिति, यह किसकी समिति? लोथियन समिति की सिफारिशों पर आधारित था। सभी प्रांत में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण किया गया था। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि सांप्रदायिक पंचाट आखिर है क्या। तो इसको इंग्लिश, अगर आपको इसकी हिंदी ना आती हो तो आपको इंग्लिश जरूर पढ़ लेनी है कुछ क्वेश्चनों में, क्योंकि इसकी इंग्लिश होती है कम्युनल अवार्ड। तो कम्युनल अवार्ड जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थी रैमसे मैकडोनाल्ड,
कौन? तो राम से मैकडोनाल्ड द्वारा जो है 1932 में इसकी घोषणा की गई थी। और जो किसके? तो ये फ्रेंचाइजियन समिति, जिसे लोथियन समिति कहा जाता है, मतलब जैसे आप पढ़ेंगे तो फ्रेंचाइजी समिति या फिर लोथियन समिति, मतलब ये आपका सही लोथियन समिति की सिफारिश पर किया गया था। और इसमें क्या गया था? तो दलितों सहित जो अल्पसंख्यक थे उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र को मतलब जो सीटें थी वो स्थापित करने की बात की गई थी, जिसमें टोटल कितनी? तो 78 सीटों को गठन किया गया था। कितनी सीटें? तो 78 सीटें। अब क्या बात करते हैं कि क्या इसमें महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई थी? तो बिल्कुल भैया, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित जरूर की गई थी, लेकिन 33% नहीं थी, सिर्फ 3% थी। कितनी? तो 3% थी। और साथ में जो दलित वर्ग थे उसमें दोहरे मत का भी प्रावधान किया गया था, दोहरे मत का। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, ए आपका सेकंड गलत हो जाएगा। अगर यहीं पे 1-3 काट दिया जाता, सिर्फ सिंगल रहता तो आपका सही हो जाता। तो इसका आपका क्या सही होगा? तो इसका आपका केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2, तो आपका केवल ए सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है 17 नंबर गांधी जी से संबंधित है। सॉरी, मैंने पहले बता दिया, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अब इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया, हेनरी कॉटन, अल्फ्रेड बेब, महात्मा गांधी या MS बोस। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी ने जो है नेटाल जो इंडियन कांग्रेस है इसका गठन कहाँ किया था? तो इसका गठन किया था दक्षिण अफ्रीका में। कब किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया था। दक्षिण अफ्रीका में किया था 1895 में, जब महात्मा गांधी यहाँ से दिल्ली और यहाँ से दक्षिण अफ्रीका एक केस लड़ने के लिए गए थे, लेकिन रास्ते में उनके साथ दुर्व्यवहार होता है और उन्हें चलती हुई ट्रेन से एक स्टेशन पर उतार दिया जाता है। तो इसके बाद ही उन्होंने इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए वहीं पे रुके और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इस नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। और साथ ही अगर बात करते हैं भारत वापस आने की, तो भारत लगभग 1915 के आसपास वो वापस आते हैं। तो इसके अगर बात करते हैं सचिव कौन पहले थे, तो इसके स्वयं गांधी जी इसके सचिव थे। तो ये बातें आपको इतनी याद रखनी। चलते हैं, हम देखते हैं अगले प्रश्न को अपने। हमारा अगला प्रश्न है 18 नंबर। विभिन्न विद्वानों द्वारा 1857 के विद्रोह के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं की बात कर रहा, मतलब जो सही नहीं है वही आपको बताना है, बाकी सभी सही होंगे, कोई एक होगा जो आपका सही नहीं होगा। तो कौन सा सही नहीं है? बात करते हैं, आउट्रम अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का मुस्लिम षड्यंत्र था। 1857 के विद्रोह के संबंध में पूछ रहा है कि आउट्रम ने क्या कहा है? अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का मुस्लिम षड्यंत्र था। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है? अंग्रेजों द्वारा पूर्व में ही प्रारंभ सामाजिक प्रगति का विस्तार था। आर होम्स ने क्या माना है? ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध। बेंजामिन डिज़ायरली क्या था? राष्ट्रीय उत्थान। तो इसका जो सही आंसर है ये है सी आंसर सही, आर होम्स, ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध। ये आपका गलत है, ये ईसाई धर्म के अनुसार जो नहीं था, जो रीज थे। अब जैसे इसकी बात करते हैं तो रीज एक आते हैं विद्वान, रीज ने ईसाई धर्म के विरुद्ध युद्ध कहा था और ये आर होम्स ने नहीं कहा था। आर होम्स ने क्या कहा था? ये सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। मतलब रीज ने क्या कहा था? ईसाई धर्म का। और अगर इसकी बात करते हैं तो इन्होंने क्या कहा था? आर होम्स ने, तो इन्होंने कहा था सभ्यता और बर्बरता, सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष। सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष माना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भी दोनों चीजें हमने देख ली। रीज ने ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध माना है, आर होम्स ने सभ्यता और बर्बरता के का जो है संघर्ष माना है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न का। हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1889 में ब्रिटेन में की गई। इसका उद्देश्य ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना था। तो 1889 में जो है ब्रिटिश कमेटी ऑफ द नेशनल कांग्रेस की स्थापना ब्रिटेन में की गई। ये आपका एकदम सही पॉइंट है।
और जैसे बात करते हैं इसकी क्या कहते हैं इसके उसकी बात करते हैं उद्देश्य की, तो उद्देश्य भी यही सही है कि भारतीय जो मुद्दे हैं उनके बारे में वहाँ पे जागरूकता फैलाना था। अब जैसे कि इनके कार्यों का अनुसरण कौन करता था? डब्ल्यू सी बनर्जी और इसके अलावा दादा भाई नारोजी, ये दो लोगों ने मिलकर इस समिति को जो है इन्होंने किया। तो आपको ये याद रखना है। साथ ही में जैसे कि लंदन में इसका लिए क्या किया जाता था, सत्र आयोजित किए जाते थे, जागरूकता फैलाई जाती थी कि आखिर भारत में क्या क्या हो रहा है, भारत के मुद्दे क्या हैं, ये चीज़ वहाँ पे संबंधित थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए और दो दोनों सही हो जाएगा। सी विकल्प इसका इधर राइट आंसर। कौन सा? तो सी। हम बढ़े अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 20वां प्रश्न है। आज अभी हमें 5 प्रश्न और बाकी हैं, 25 टोटल करने हैं, भाग 1 है। तो बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ विलय हो गया? विकल्प आपका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहा है, किस संगठन का विलय हुआ था इसके साथ? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय संघ की, या भूमि धारक समाज की? तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी आंसर सही होगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का विलय कर दिया गया था किसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। और क्योंकि जब ये कांग्रेस की बैठक हुई थी, दूसरी बैठक कब हुई थी? 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। तो 1886 में जब कहाँ पे? कलकत्ता में दूसरी बैठक इसकी आयोजित की गई थी, उसी में इसका जो है विलय कर दिया गया था। अब जैसे इसकी स्थापना किसने की थी, मतलब भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसको किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन। इन दोनों लोगों ने मिलकर इसके भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। तो आप इसे याद रखना है आपको, इन सारी चीज़ें। अब कांग्रेस की स्थापना की तो सभी लोग जानते हैं, कलकत्ता में की थी ए होम के द्वारा नेतृत्व में। तो आपको ये याद रखना। हम चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर। अब इसमें भैया वही करना है आपको, निम्नलिखित जो घटनाएं दी गई हैं उनको आपको सेट करना है किसके हिसाब से? उनके कालानुक्रम के हिसाब से। अब बात करते हैं जैसे बंगाल का विभाजन लागू हुआ। अब सभी लोगों को पता है 1905 में, लेकिन डेट पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो दूसरा दिया गया है सूरत विभाजन, ये कब किया गया? तो ये 1907 में किया गया था। अब ये आपका देखिए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्तावित किया गया, या तो 1905 में ही किया गया, लेकिन कब? डेट कहाँ? दादा नौरोजी की घोषणा की कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है, ये 1906 में किया गया। तो अब जैसे इसमें हम लिख ले रहे हैं तो ये 1906 हो जाएगा। सूरत विभाजन कब हुआ था? ये 1907 में हुआ था। अब जैसे इसकी बात करते हैं तो ये 1905 में हुआ है, ये भी 1905 में हुआ है। तो 1905 में पहले क्या हुआ कि बंगाल विभाजन लागू हुआ है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार हुआ है? तो अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता तो आपको इतना याद रखना कि बंगाल विभाजन लागू होने के पहले ही उसके विरुद्ध जो बहिष्कार था, प्रस्ताव था, उसके विरुद्ध विद्रोह था, वो स्टार्ट हो गया था। तो आपको सबसे पहले क्या करना है बताइए? सबसे पहले आपको टिक करना है इसको कब लागू किया गया? तो ये आपका बंगाल विभाजन के जो विद्रोह है ये कब लागू किया गया? तो ये किया गया अगस्त 1905। और अगर वहीं बंगाल विभाजन को लागू कब किया गया? तो ये अक्टूबर 1905। देखिए बस इतना माइनर सा डिफरेंस है। मैं कह रहा हूँ ये आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आप ये याद रखिए कि बंगाल विभाजन के जब लागू हुआ उसके पहले ही उसका बहिष्कार शुरू हो गया था। बस आपकी बात खत्म हो जाती। तो सबसे पहले यही आ जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर किस में है? 3 नंबर इसमें नहीं, ये पॉइंट आपका कट जाएगा। इसमें नहीं, ये भी कट जाएगा। इसमें है, इसमें है, आपका ये दिया गया है, ये दिया गया। अब अगले पॉइंट बिंदु पे चलते हैं। अगला क्या है? अगला सभी लोगों को पता है कि ये बंगाल विभाजन लागू हुआ, तो आपका फर्स्ट हो जाएगा। इसमें नहीं दिया गया, ये आपका कट जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज ने सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा समाचार पत्र शुरू किया? प्रार्थना समाज की बात करी जा रही, सामाजिक जागरूकता फैलाना है। तो बंगदूत का किया, दिग्दर्शन किया, सुबोध पत्रिका किया, फिर या बंग दर्शन का किया?
तो इसका सही आंसर क्या है? तो जो प्रार्थना समाज था ये हिंदू धर्म के अंदर सुधार आंदोलन था। मतलब किसमें था? तो ये हिंदू धर्म के अंदर था। जो हिंदू धर्म था उसके अंदर सुधार आंदोलन था। ठीक है। अब जैसे इसकी स्थापना कब की गई थी? तो जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की थी 1867 में। और इसको जैसे इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने कराई थी? मतलब इसको स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने था? तो ये था पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग, दोनों लोगों ने मिलकर इसकी की थी। कौन? तो ददोबा पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग, इन दोनों लोगों ने किया था। और इन्होंने किस पत्रिका को किया था? तो ये सुबोध पत्रिका का प्रारंभ किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुबोध पत्रिका। सुबोध पत्रिका को जो है इन्होंने प्रारंभ किया था। अब जैसे इसमें और सारी चीजें दी गई, जैसे बंगदूत की बात करता है, बंगदूत यहाँ पे दिया गया है। तो इसका राजा राम मोहन राय व द्वारकानाथ, इन दो लोगों ने मिलकर किया था। सुबोध पत्रिका आपने समझ लिया, प्रार्थना समाज ने किया था। अब दिग्गज दर्शन की बात करता है, तो दिग्गज दर्शन की शुरुआत किसने की थी? ये बाल शास्त्री जम्भेकर ने की थी। दिग्गज दर्शन की किसने की थी? तो ये बाल शास्त्री जम्भेकर ने की थी। और ये मराठी पत्रिका थी। और बंग दर्शन की बात करते हैं, तो बंग दर्शन की शुरुआत किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये भी आपको याद रखना है। चटर्जी, इधर चटर्जी नहीं आ रहा, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, चटर्जी ने की थी। ठीक है। तो आपको ये सभी याद रखना, बंगदूत राजा राम मोहन राय व द्वारकानाथ, क्योंकि आपको पूछा जाता है। दिग्गज दर्शन की बात करता है तो बाल शास्त्री जम्भेकर, बंग दर्शन की बात करता है बंकिम चंद्र चटर्जी, सुबोध पत्रिका की बात करता है तो ये हिंदू धर्म में जो सुधार आंदोलन था प्रार्थना समाज, उसमें किया था, तो ये पांडुरंग द्वारा की गई थी। पांडुरंग। अब बात करते हैं हम अगले 23वें प्रश्न पे। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बारे में बात कर रहा है। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य में क्या परिवर्तन हुआ था या हुए थे? मैसूर राज्य का नया राज्य केशवराज तृतीय को सौंप दिया गया, जिन्हें सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी। तो ये तो बात सत्य है कि जो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ये कब हुई थी? जब युद्ध चल रहा था किसके किसके मध्य? ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के मध्य युद्ध चल रहा था। तो कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु के बाद कब्जा किसका हुआ था? तो ये उन्हीं का हुआ था, मतलब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ था। तो तुरंत सबसे पहले क्या किया गया था? तो सबसे पहले यही किया गया था कि आपको क्या किया जाएगा? हमारी सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ेगी। तो सहायक संधि स्वीकार करने की बात की गई थी। तो ये आपका पहला पॉइंट आपका सही है। दूसरे की बात करते हैं। विलियम बेंटिंक ने वर्ष 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर का अधिग्रहण कर लिया था। कब? तो 1831 में। तो क्या 1831 में किया गया था? तो भाई ये भी आधार पर मैसूर का गठन कर लिया गया था, मतलब अधिकृत कर लिया गया। तीसरा बात करता है, लॉर्ड रिपन ने 1881 में राज्य कोष के शासक को बहाल कर दिया था। अब उस समय कौन था? लॉर्ड रिपन ने 1881 में क्या किया था? तो बिल्कुल ये भाई ये भी बात सही, ये भी बात आपकी सही है। ये तीनों पॉइंट आपके इसमें सही हो जाते हैं। अब जिस विकल्प में तीनों आपके पॉइंट सही माने जाएंगे वही विकल्प आपका सही होगा। चलते हैं देखते हैं किस में 3 दिए गए हैं। 1, 2 और 3 आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? इल्बर्ट बिल के बारे में है। शायद पूरा नहीं दिख रहा होगा आपको। इल्बर्ट बिल ऊपर देख लिया हमने, नीचे विकल्प देख लिए हैं। इल्बर्ट बिल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ किसके बारे में? तो इल्बर्ट बिल। तो इसमें क्या दिया गया? इसमें प्रस्तावित किया गया कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय लोगों पर आपराधिक मामलों में मुकदमा चलाएंगे। ये पहला विकल्प दिया गया। दूसरा दिया गया, इसने भारतीय को यूरोपीय लोगों के खिलाफ दीवानी और आपराधिक मामले दायर करने की अनुमति प्रदान कर दी। क्या ऐसा हो सकता है? इसने भारतीय सिविल सेवक अधिकारियों को यूरोपीय लोगों को जेल में सजा देने के लिए अधिकृत कर दिया। मतलब भारतीय सिविल सेवक जो हैं यूरोपीय लोग जो होते थे, मतलब ब्रिटेन के जो लोग हैं, उनको जेल में सजा दे सकते थे।
यह भारतीय राष्ट्रवादियों के समर्थन में लिटन के नेतृत्व में एक आंदोलन था। तो भैया बताइए इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल किससे संबंधित था? तो भैया जो ये विधेयक है ये लॉर्ड रिपन ने भारतीय दंड संहिता में नस्लीय पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए पेश किया था। ठीक, पहली चीज हो जाती। इसमें जो तत्कालीन प्रचलित कानून उस समय के थे उसमें क्या था कि यूरोपियों पर केवल यूरोपीय न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ही मुकदमा चलाया जा सकता था। किसके द्वारा? तो जो यूरोपीय लोग थे उनके द्वारा ही मुकदमा चलाया जा सकता था। साथ ही में सीपी इल्बर्ट द्वारा पेश किए इल्बर्ट बिल में का कड़ा विरोध किया था लोगों ने, और साथ में भेदभाव प्रथा को समाप्त करने की मांग की थी। तो आपको इसमें सही आंसर बताना कि क्या है, तो इसका ए विकल्प आपका सही। इसमें प्रस्तावित किया गया था कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय लोगों पर आपराधिक मामलों में मुकदमा चलाएंगे। भारतीय मजिस्ट्रेट मतलब अब ये लोग भी यूरोपीय भी कर सकते हैं, बाकी ये सभी गलत हैं, ऐसे कोई अधिकार नहीं प्रदान किए गए थे। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है आज का, जिस पे हम लोग बात करेंगे। मतलब इसमें दिया गया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संधि है, संबंधित देश है, किस देश के मध्य संधि कौन सी हुई थी, इसको बात करते हैं, और बाकी सभी चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि आखिर, और ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। पहला है, पेरिस की संधि किसके मध्य हुई थी? अमेरिका के मध्य हुई थी क्या? गडमक की संधि अफगानिस्तान के मध्य हुई थी। संगौली की संधि किसके मध्य हुई थी? तो बर्मा के मध्य हुई थी क्या? यादाबू की संधि किसके मध्य हुई थी? तो ये क्या नेपाल के मध्य हुई थी? तो इसमें कौन कौन सा सही है, जैसे बात करते हैं। अब जैसे बात करते हैं पेरिस की संधि, तो पेरिस की संधि हुई कब थी? पहली चीज तो ये बात करते हैं, तो ये हुई थी 1783 में। अब 1783 में किसके किसके मध्य हुई थी? तो ये अमेरिका और किसके मध्य? ब्रिटेन के मध्य हुई थी। अमेरिका और ब्रिटेन प्रतिनिधियों के द्वारा हस्ताक्षर किए थे, जिसमें अमेरिका में जो क्रांति चल रही थी उस क्रांति को से युद्ध समाप्त हुआ था, और 1782 में प्रारंभिक सत्य के आधार पर अमेरिका को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी। मतलब कब? तो इससे, इसी संधि से, पेरिस की जो संधि है, इससे अमेरिका को स्वतंत्र घोषित किया गया था। क्या किया गया था? तो स्वतंत्र घोषित किया गया था। तो आपका ये एकदम सही है पॉइंट। अब गडमक की संधि की बात करते हैं। जैसे तो गडमक की संधि जो होती है ये एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान कब हुई थी? तो 1879 में हुई थी, जिसने खैबर जनजातियों को ब्रिटिश नियंत्रण में ला दिया था। मतलब जो खैबर जनजाति थे उससे को ब्रिटिश आधिपत्य में ले आया था। तो आपका ये पॉइंट भी सही हो जाएगा। ये एंग्लो इंडियन मतलब एंग्लो अफगान के भी मध्य हुआ था, मतलब ब्रिटेन और अफगानिस्तान के मध्य हुआ था। ठीक है, अब जैसे बात इसमें किया गया है कि संगौली की संधि, तो संगौली की संधि किसके मध्य हुई थी? बर्मा के मध्य हुई थी? तो नहीं भैया, ये बर्मा के मध्य नहीं हुई थी, ये हुई थी नेपाल के मध्य। मतलब संगौली की संधि किसके मध्य हुई थी? नेपाल के मध्य। और साथ ही में बात करते हैं कि जो इसकी पुष्टि वगैरह कब की गई थी, तो ये सब नहीं पूछा जाता। वहीं पे आंग्ल बर्मी की जो यादाबू की संधि ये कब हुई थी? तो ये 1826 में किसकी मध्य हुई थी? तो बर्मा के मध्य हुई थी। अगर यही उल्टा हो जाता तब आपका सही हो जाता। अब ये बर्मा की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1826 में यादाबू की संधि हुई थी। और 1815 में कौन सी हुई थी? तो 1815 में संगौली की संधि हुई थी नेपाल के मध्य। किसकी? संगौली की संधि हुई है नेपाल के साथ, यादाबू की संधि हुई है बर्मा के साथ 1826 में। तो आपको याद रखना। अब जैसे अब ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो सही क्या होगा? 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 आपका सही है। तो दोस्तों हम लोगों ने आज जो अपने ये 25 प्रश्न थे इनको हल कर लिया है। अब हम लोग अपना अगला जो इसका नेक्स्ट भाग है, भाग 2, ये जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा। हो सकता है आज शाम तक मिल जाए या कल सुबह मिल जाए। तो भाग 2 में हम लोग अगले यहाँ से कहाँ तक, तो 26 नंबर से 50 नंबर तक के प्रश्नों को ऐसे ही सिंपली रूप में डिस्कशन करेंगे, और आपसे ये उम्मीद करेंगे कि इन चीज़ों को आप एक नोट्स भी बनाते रहें, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपके लिए आराम रहे। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो और आप अपनी पूरी ऊर्जा का समय का उपयोग अपनी पढ़ाई के लिए करते रहें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।